एवरीवन, दिस इज मी ज्योति सोनी एंड वेलकम बैक। तो चलिए आज ना लास्ट वीडियो में जो अधूरा चैप्टर छूट गया था आज हम उसे डन करते हैं। जी हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे पार्टी एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। ये जो चैप्टर है हमें पता था, हम दो चैप्टर को मिक्स करके पढ़ रहे थे। चैप्टर 2 एंड 5, इन दोनों चैप्टर को लेकर के हम पढ़ रहे थे। पेन टेप में थोड़ा इश्यू हो रहा है, सॉरी। ओके, तो इन दोनों चैप्टर को मिक्स करके पढ़ रहे थे। मतलब हमने यहाँ पे एरा ऑफ जो वन पार्टी सिस्टम था वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमें स्टार्ट करना है कि जो वन पार्टी सिस्टम था उसमें कौन कौन से चैलेंजेस आए, कैसे वो रीस्टोर हुआ और उसके बाद में कैसे हम पार्टी टू शिफ्ट हो चुके थे मल्टी पार्टी पर। एक्चुअली मल्टी पार्टी था ही था हमारा, लेकिन वहां पर क्या हो रहा था कि एक ही एक पार्टी जो है वो विनर हो रही थी या एक ही पार्टी जीत रही थी। तो कैसे हम इस एक विजेता से ढेर सारे विजेताओं के ऊपर हम लोगों ने शिफ्ट किया। तो ये पढ़ने से पहले ना एक बार फिर से क्विक वाला रिवीजन फटाफट साथ में कर लेते हैं, ताकि चीजें आप एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए और नेक्स्ट वाला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो फटाफट जल्दी से अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले था पॉलिटिकल पार्टी, कि हम लोग भाई पार्टी के ऊपर बात कर रहे हैं तो ये तो जाहिर सी बातें पता होनी चाहिए कि पार्टीज एक्चुअल में होती क्या है। तो पार्टी हम लोगों ने बात की थी पॉलिटिकल पार्टी, ना कि हमने किसी शादी पार्टी और बर्थडे पार्टी के ऊपर बात कर रहे थे। तो पॉलिटिकल पार्टी वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कैंडिडेट को कोऑर्डिनेट कर रहा है ताकि वो इलेक्शंस में खड़े हो जाए, इलेक्शन कराए और वहां से एक जो लीडर है वो चुन के बाहर आ सके इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन में से एक लीडर जो है वो बाहर आ जाए ताकि उन सबको वो लीड कर सके। इसमें हमने कंपोनेंट्स देखे थे, कितने थे? 3 कंपोनेंट्स थे। एक तो भाई जो लीडर है जो खड़ा है वही, जो सेकंड उसको फॉलोअर जिसको वोट देने वाला है, और उसके जो एक्टिव मेंबर जो इसके साथ में और भी मेंबर्स होते हैं जिनका ग्रुप होता है, और उसी मेंबर्स में से एक लीडर को आपको चूज किया जाता है। ओके, देन पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसके फंक्शंस देखे थे कि क्या क्या काम कराता है। ये एक मेंबर इलेक्ट करवाते हैं, वो मेंबर पॉलिसीज लाता है, लॉज लेकर के आता है ताकि उस पर्टिकुलर एरिया में वो अपना गवर्नमेंट चला सके। इसके ऊपर फिर हम लोग आगे बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि पॉलिटिकल पार्टी जो है इंडिया में टोटल कितनी पॉलिटिकल पार्टी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा था 2598 पॉलिटिकल पार्टीज जो है प्रेजेंटली हमारे इंडिया में शामिल है, जिसमें से 8 हमारे पास में नेशनल पार्टी है और 52 जो है वो रीजनल पार्टीज है। रीजनल पार्टीज क्या थी और नेशनल पार्टीज क्या थी ये चीजें हमें पता है। जो 8 है नेशनल पार्टी क्या है, वो पार्टी जो कि रजिस्टर्ड होती है और वो ना सिर्फ एक स्टेट को लेकर के चल रही है, एटलीस्ट उसके पास में 4 स्टेट जो है उसकी सीट्स होनी चाहिए, या पूरे लोकसभा, इट्स 4। ओके, पूरी लोकसभा की 2% सीट जो है, मतलब जितनी लोकसभा में सीट है उसका 2% जो है उसके पास में होना चाहिए, तब वो एक नेशनल पार्टी हो सकती है और वो रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए। ओके, आफ्टर इट हम 52 के ऊपर बात करें, यानी कि रीजनल पार्टी के ऊपर बात करें, तो रीजनल रीजन से ही जो है वो जाहिर बात है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट, एरिया और रीजन की जो पार्टी होती है वो रीजनल पार्टी कहलाती है। जैसे ममता बनर्जी की, लालू यादव की, अखिलेश यादव की, इस टाइप की जो पार्टी चलती है वो रीजनल पार्टी है। वो अभी एकदम स्टेट लेवल पे नहीं, मतलब नेशनल लेवल पे नहीं जा पाई है, क्योंकि ये हर एक स्टेट में अपनी सीट्स जो है वो निर्धारित नहीं कर पाई है। और कुछ पार्टीज है 2538, ये अनकैटेगराइज्ड है, अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज है। उसके बाद में हाँ, नेशनल पार्टी, इन सब की डेफिनेशन ऑलरेडी मैं आपको इसी के साथ में बता चुकी हूँ, और पार्ट 1 में हम लोगों ने इसको डिटेल में भी देख चुके हैं। दीज आर आर नेशनल पार्टीज। ठीक है, जो 8 पार्टी अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो। ओके, देन आता है पार्टी सिस्टम। तो पार्टी सिस्टम हमारे पास में कितने टाइप का था? पार्टी सिस्टम 3 तरीके के होते हैं, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम वो जहाँ पे सिर्फ डेमोक्रेसी जो है वो एक पार्टी को अलाउ करती है कि एक ही पार्टी जो है वो यहाँ पे मतलब जो है डेमोक्रेसी में रहेंगी, और वही इलेक्शन होगा, उसी का एक प्रतिद्वंदी आएगा और वही क्या होगा, वहाँ का लीडर जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। मीन्स यहाँ पर सिर्फ एक पार्टी का सिस्टम चलता है और डेमोक्रेसी ही इस बात को कहती है। ओके, फिर टू पार्टी सिस्टम में क्या होने वाला है? What happened? Okay.
सॉरी 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 सॉरी, टू पार्टी सिस्टम में क्या हो रहा है कि यहाँ पर टू पार्टी के प्रोविजन जो है वो दिए जाते हैं। सॉरी, थोड़ा पेन टेप में इशू हो रहा था तो मैं उसी छेड़ने लग गई थी। तो टू पार्टी सिस्टम में क्या होगा कि यहाँ पर वन पार्टी चल लग रही थी और यहाँ पे टू पार्टीज की नीड होंगी, ठीक है। जहाँ पे जैसे कि वन पार्टी सिस्टम कहाँ पर है, जैसे कि चाइना में हो गया, क्यूबा में हो गया, ठीक है। और भी ऐसे दो तीन प्लेसेस है जहाँ पर ये वाली जो पार्टी है वो चलती है। ओके, देन टू पार्टी सिस्टम जैसे कि यूएस में दो पार्टीज होती है और इन दोनों के बीच में ही जो भी संघर्ष होता है वो होता है। और ज्यादा मेरे ख्याल से टू और मोर देन जो पार्टीज है वहाँ पे ज्यादा अच्छा काम होता है, क्योंकि वहाँ पे एटलीस्ट आर्ग्यूमेंट करने के लिए लोग होते हैं। और वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि लोगों के पास में ऑप्शन ही नहीं होते, यहाँ पे ऑप्शन है एटलीस्ट। आपने एक सही नहीं है तो दूसरा है, दूसरा सही नहीं तो पहला है। और मल्टी पार्टी में तो और ज्यादा हो जाते हैं कि सबको अपने अपने हिसाब से मिल जाता है। और मल्टी पार्टी में ऐसा होता है कि इसमें मोर देन टू पार्टीज जो है होती है और बहुत सारी पार्टी होती है, ठीक है। तो ये पार्टी सिस्टम जो है वो हमारे इंडिया में चलता है। क्लियर, मतलब इंडिया में मल्टी पार्टी, अगर टू पार्टी सिस्टम के बारे में बात करें तो वो कहाँ पर काम कर रही है, वो यूएसए में है। और वन पार्टी सिस्टम के ऊपर बात करें तो वो चाइना में चलती है। तो एक चीज क्लियर हो गई कि ये जो सिस्टम यहाँ पर कैसे कैसे हैं। तो ये जैसे एग्जाम्पल में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। एक बार एक शॉर्ट नोट में हम लोग यहाँ पर डाल भी देते हैं, चाइना, यूएसए और इंडिया, ठीक है। इन तरीके से आप चीजों को याद रखेंगे कि कहाँ पे किस टाइप की डेमोक्रेसी जो है वो चलती है। आगे बढ़ते हैं, तो बस यही एक्सप्लेनेशन है। ओके, एक वियतनाम जो है ये मैं थोड़ा भूल रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी चलती है। मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया, इंडिया में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, ये कल हम लोग देख चुके हैं, है। तो ईवीएम मशीन जो है ये सबसे अच्छा एग्जांपल है दिखने के लिए कि हमारे यहाँ पर ये चलती है। उसके बाद में हम आते हैं कांग्रेस सिस्टम के ऊपर। अब आप बात करेंगे कि कांग्रेस सिस्टम के ऊपर हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो हम इतनी सारी पार्टीज को छोड़ करके हम सब एक ही पार्टी पे फोकस कर रहे हैं। तो भाई इसका रीजन ये है कि पार्टीज कैसे क्रिएट हुई थी ये तो हमको पता है। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने जाएंगे या हमने जो हिस्ट्री है तो उसके जब चैप्टर्स देखेंगे तो जैसे जैसे हम इंडिपेंडेंट हो रहे थे, हम अपने लिए लड़ रहे थे, तो क्या हो रहा था कि वहां से छोटी छोटी पार्टीज जो है वो क्रिएट होती जा रही थी, ठीक है। लेकिन उसमें से सबसे बड़ी पार्टी जो भूमिका थी वो कौन सी पार्टी थी, वो थी कांग्रेस पार्टी। क्लियर, थोड़ा कलर चेंज कर लूँ मैं इसका। ओके, तो सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी थी जिसने ना सिर्फ इंडिपेंडेंस में हमें हमारी हेल्प की, उसके साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसने बकायदा उतनी ही मदद की है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में भी इन्होंने बहुत मदद की, इसके जो लीडर्स थे उन्होंने बढ़ चढ़ के आगे चढ़ के हिस्सा लिया और हर जगह जो है वो कंधे से कंधा मिला करके यह कहे कि जो मेन रोल है वो प्ले हो रहा है इनके वजह से। तो इसमें बहुत सारे मतलब जो शुरुआती दौर था ना, तो उन शुरुआत इन्हीं से हुई थी जो कि 1885 में बनी हुई थी कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस पार्टी बन चुकी है तो जाहिर सी बात है कि ये सबसे ज्यादा लीड कर रही है, तो यही पार्टी चल रही है। तो जितने भी हमारे यहाँ पर फिर उसके बाद से चुनाव होते हैं, मीन्स 1950 के बाद में, मतलब जब हम इंडिपेंडेंट हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो क्या हो रहा है अब जितने भी हो रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि लगातार 3 बार जो कांग्रेस पार्टी है ये विनर रही। लगातार 3 बार कांग्रेस पार्टी विनर रही और कांग्रेस पार्टी के विनर रहने से हमने इसे नाम दे दिया वन पार्टी इरा, ठीक है, इरा ऑफ वन पार्टी। तो ये वन पार्टी ये नहीं था कि जो चाइना में चल रहा था। चाइना में क्या हो रहा था कि वहां की डेमोक्रेसी सिर्फ एक ही पार्टी को अलाउड कर रही थी, बट हमारे यहाँ का जो सिस्टम था वहां पे मल्टी पार्टी था। लेकिन फिर भी उसके बाद में क्या हो रहा था कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही जीत रही थी, इसी के ऊपर जो है सत्ता का अधिकार था, तो इसीलिए हमने इसको वन पार्टी इरा कहा था। क्लियर, तो ये डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए तो ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी वन पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही बात कर रही है कि वन पार्टी चलाना है। तो चलिए यहाँ तक कि कांग्रेस हो गया, 3 बार के जो चुनाव हुए थे, इलेक्शन हुए थे, उसके ऊपर हम लोगों ने बात कर ली। लेकिन परिवर्तन जो है ना वो प्रकृति का नियम है और हर जगह एक जैसी कंडीशन तो नहीं होती। अंग्रेज नहीं थे, अंग्रेज चले गए, अंग्रेज आए, अंग्रेजे को चले गए, ठीक है। दौर बदल रहे थे ना, तो सिमिलरली यहाँ पे भी दौर जो है वो बदल रहे थे। क्लियर, तो अब हमारे पास में कांग्रेस के सामने, क्योंकि कांग्रेस कंटिन्यू जीतते हुए आ रही थी, ठीक है, मतलब ये 3 चुनाव हो चुके थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जिसमें विनर कौन था,
कांग्रेस, ठीक है, विनर कांग्रेस हो रही थी। लेकिन अब असली स्ट्रगल जो है ना वो यहाँ से शुरू होता है कि यहाँ पे इनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। तो उसके बाद में चैलेंजेस आए, उसके बाद में कैसे कांग्रेस ने अपने आप को रिस्टोर किया, तो ये सारी जो कहानी है वो अब हम देखते हैं। एक तरीके से आप इसे कहानी के तरीके से समझेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स और नेम्स हम मेंशन तो करेंगे ही साथ में, लेकिन जब आप इंटरेस्टिंग तरीके से सुनेंगे तो इंटरेस्ट भी आएगा और चीज़ें याद भी रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको एक चीज़ तो पता है, कहानी की जो शुरुआत है, हमें पता है नेहरू जी ने हमारी लाइफ में बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। मतलब अभी हम कौन है, कांग्रेस पार्टी है भाई, ठीक है, फिलहाल हम ये समझ रहे हैं। तो कांग्रेस में नेहरू जी ने बहुत काम किया है, और नेहरू जी के सारे काम जो है हम लोग कंटेम्परेरी वर्ड से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। इवन हमारे यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे भी हम लोगों ने इनका रोल देखा। अब नेहरू जी पहले पीएम तो बन गए, 3 चुनाव हुए, होते आए, लेकिन इसके बाद में सडन क्या होता है, इन 1964 में नेहरू जी की डेथ हो जाती है। ठीक है, ये थोड़े बीमार बीमार चल रहे थे, अब इनकी तबीयत खराब हुई और बस इनका स्वर्गवास हो गया। अब जो इंसान 3 साल मतलब 3 दशक से अपनी पोजीशन ले रहा है, इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और जब ये इनकी डेथ हो गई है, तो क्या होगा कि इनका जो प्लेस है, इनकी ये जो चेयर है प्राइम मिनिस्टर वाली, वो तो खाली हो गई। क्लियर, अब खाली हो गई। तो अब इंडिया के लोगों के सामने, या हमारे जो आलोचक है वो, और जो अगेंस्ट वाले लोग थे, सभी के सामने एक क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कि अब इस पोजीशन को कौन यहाँ पे बैठेगा। वहां पे एक चीज भूल चुके थे कि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी है मीन्स क्या है कि हमारे यहाँ पे जनता का शासन है, ठीक है, कि जनता ही चुन के लाएंगी। लेकिन उससे बड़ा वो क्वेश्चन मार्क होता है कि जो जिनने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो लीडर्स थे, उनके सामने क्वेश्चन मार्क था कि ऐसा कौन सा लीडर है जिसको हम इस पोजीशन पे बैठा सके, या जिस तरीके से नेहरू जी ने इन सारी चीजों को लेकर के चले हैं, क्या आगे अब इतने ही लायक उन्हें एक ऐसा बंदा चाहिए था जिसको उस चेयर पे बैठा सके। अब ये क्वेश्चन जो है ना, तो इसको एक बहुत ही बुरे टाइप के जो दौर है उसके लिए भी लिया गया, एक बैड टाइम जो है वो भी कहा गया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, क्योंकि इन्हें एक लीडर चाहिए, वो लीडर जो कि प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे बैठे। और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर, और हाँ, प्राइम मिनिस्टर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेसिडेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेरी लाइन प्लीज नोट ना करिएगा, मतलब हमारे यहाँ प्रेसिडेंट जो है वो नाम मात्र का शासक है, मेन काम कौन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। तो अब इस अच्छा प्रॉपर इंसान चाहिए था। अब ये क्वेश्चन मार्क जो है ये आ चुका था हर किसी के लिए, और कुछ लोगों का कहना था कि जब अब लीडर तो जा चुके हैं, एक अच्छा मतलब उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा है, तो मीन्स यहाँ पे अब क्या होना चाहिए, मिलिट्री शासन जो है वो लगनी चाहिए। और मिलिट्री शासन जो है वो आपको पता है कि हर डेमोक्रेसी में जो है वो लगा हुआ है। जब हमने साउथ एशियन पढ़ा हुआ था, साउथ जो एशिया वाला पार्ट पढ़ा था, तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कैसे कि बहुत सारे जगह पर क्या हो रहा था, पहले मिलिट्री लगा हुआ था रूल, फिर उसके बाद में डेमोक्रेसी लगी। पाकिस्तान में तो हम लोगों ने देखा कि कितने बार मिलिट्री लगा, फिर डेमोक्रेसी आई, फिर मिलिट्री लगा, तो ऐसा उनके साथ में कंटिन्यूसली चलते गया। अब यही जो है सेम जो सिचुएशन है वो हमें फेस करनी पड़ी, कि अब हमारे पास में लीडर तो नहीं है, तो अब हम मिलिट्री लगाएंगे। ऐसी बहुत सारी मतलब बाहर वाले लोग भी कह रहे थे, और अगर ऐसा होता, मिलिट्री लग जाती, तो हमारी डेमोक्रेसी फेल हो जाती, और जो कि सबसे गलत होता। और ये है कि इंडिया की डेमोक्रेसी जब से बनी है वो कंटिन्यू चलते हुए आ रही है, मतलब हमारे यहाँ का लोकतंत्र जो है वो कभी भी नहीं टूटा हुआ है, और यहाँ पर ये चीज जो है कैंसिल हो जाती। और ये सारे जो जितनी भी कंट्रीज थी, जो भी इंडिपेंडेंट हुई थी साउथ एशियन में और अलग भी, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जब से डेमोक्रेसी बनी हुई थी, तो उनकी डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो टूटते आ रही थी। कभी उनके ऊपर मिलिट्री लग रहा है, कभी डेमोक्रेसी हो रही है, तो ये चीज हो रही थी। तो हमारे साथ में भी सेम सिचुएशन थी। लेकिन अब इस सिचुएशन से डील करने के लिए अब यहीं पे थोड़ा सा मतलब नेहरू जी के पैरेलल में चलते हैं, वहां पे देखते हैं कि वहां पे एक और इंसान आते हैं, शास्त्री जी। ठीक है, शास्त्री जी जब नेहरू जी थे तभी उनके साथ में बहुत सारे काम करते थे, और नेहरू जी ऑलमोस्ट उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे। अब शास्त्री जी कौन थे, तो भाई ये यूपी से थे, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके थे, और मतलब हर जगह नेहरू जी को मतलब एकदम सपोर्ट करते हुए आ रहे थे। क्लियर, तो ये आ रहे थे, तो अब इनके पास में मतलब सारा जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, इन सब ने डिसाइड किया कि नेहरू जी को 80% 90% जो है हेल्प वो शास्त्री जी कर रहे थे, और नेहरू जी उनके ऊपर डिपेंडेंट भी थे कहीं ना कहीं किसी कामों के लिए। तो सबने मिलकर डिसाइड किया कि अब हम शास्त्री जी को पीएम बनाएंगे। और जब इनको इलेक्शन में लाया गया, तो निर्विरोध जो है मतलब इनके अगेंस्ट कोई ना आकर के ये जो है जो चुनाव है वो जीत भी जाते हैं। क्लियर,
अब थोड़ा और इरेज कर देती हूँ ताकि और चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए मैंने ये जो बोर्ड है ना उसको थोड़ा खुला छोड़ा हुआ था ताकि हम चीज़ें अच्छे से कर पाए। ओके, तो यहाँ तक की स्टोरी जो है वो आपको समझ में आई। क्या हुआ था, नेहरू जी 1964 में इनकी डेथ हो गई। इसके बाद में अब इतनी सारी पंचायत हुई किसके लिए, शास्त्री जी, मतलब एक पीएम की चेयर पे जो फुलफिल कर सके उनको एक पर्सन के लिए, तो वही पर्सन कौन उठ करके आते हैं, वो आते हैं शास्त्री जी। ओके, शास्त्री जी, तो शास्त्री जी को हमने कैसे फाइंड किया है वो चीजें भी हमको पता है। तो शास्त्री जी कब आते हैं, 1964। अब ये आ गए। अब इनके साथ में ना बहुत ज्यादा ट्रेजिडीज होती है उस टाइम की, और जब हम इरा देख रहे हैं ये 1964 है, तो डेफिनेटली आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि उस टाइम में हम लोग अगर इंटरनेशनल वॉर्स में पढ़ रहे हैं तो हमने देखा कि चीन के साथ में हमारी फाइट ऑलरेडी चल रही थी। क्लियर, अब चीन के साथ चल रही थी मतलब भारत जो है वो चीन के साथ अपने युद्ध को मतलब लेकर के कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में था। और सेम टाइम में उस वक्त हमारे यहाँ पर अकाल भी पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, जिससे हमारे यहाँ पर फूड क्राइसिस हो जाते हैं। तो जो दो चीजें हुई इनके काल में, फर्स्ट को क्या क्या हुआ, इंडिया चाइना वॉर। थोड़ा मैं कलर चेंज करके डालने की कोशिश करूँ, कलर बार बार चेंज करने होते भाई। ठीक है, इंडिया चाइना वॉर हुआ। सेकेंड वाला क्या हुआ, हमारे यहाँ पर फूड क्राइसिस हो गए। और फूड क्राइसिस क्यों हुए, क्योंकि हमारे यहाँ सूखा काल पड़ा हुआ था, इसके चक्कर में। और कहीं ना कहीं फिर आगे चल करके क्या हुआ, 1965 में जाकर के इंडिया और पाकिस्तान का भी वॉर चलने लगा कि भाई इतने सारी चीजों में पाकिस्तान कैसे दूर रहेगा। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो किसने हैंडल की थी, शास्त्री जी उस टाइम में। और शास्त्री जी इसके लिए मतलब एकदम डेडिकेटेड पर्सन भी थे। ऐसा नहीं है कि शास्त्री जी जो है वो चीजों को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ शास्त्री जी का जो टाइम पीरियड है ना वो बहुत ही शॉर्ट रहा है, 1966 तक के। क्लियर, अब 1964 से 66 तक के जो है वो शास्त्री जी रहते हैं और इन तीन चीजों को वो हैंडल भी कर रहे थे। और इसी बीच में इनका एक नारा आता है, नारा तो सभी को पता ही होगा भाई कि मैं किस नारे के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत फेमस है और स्कूल डेज में हम लोगों से एग्जाम में बहुत बार ये पूछ लिया जाता था। जय जवान जय किसान। ठीक है, ये इनका ही दिया हुआ था। तो ये चीजों को हैंडल कर रहे थे, लेकिन इस बीच में क्या होता है, ये जब ताशकंद जाते हैं, मतलब वहां पे किसी मतलब जो प्रेसिडेंट है एक अलग कंट्री के, उनसे बात करने के लिए, इन सारी चीजों से डील करने के लिए कुछ करने जाते हैं, तो क्या होता है ताशकंद में जब जाते हैं तो इनकी डेथ हो जाती है। अब डेथ होगी मतलब क्या हुआ, फिर से एक पोजीशन खाली हो गई और मतलब फिर से वही सारी चीजें फेस करनी पड़ी जो नेहरू जी के जाने के बाद में हमें फेस करनी पड़ी थी, कि हमें उस चेयर पे बैठाने के लिए ये एक लीड करने के लिए लीडर चाहिए, और उसे कौन सा लीडर होगा जिसको हम बैठाला जाए। ठीक है, तो यहाँ से अभी तक के हमारे दो पीएम हो चुके हैं, कौन कौन से, नेहरू जी और शास्त्री जी। अब इसके बाद में सेम प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ी। तो अब जब थर्ड टाइम जब बारी आई किसी को, मतलब क्या करना है, किसी को हमें मतलब अपनी पोजीशन पे लेकर के आना है, जब थर्ड टाइम ये जो चांस आता है, तब हमारे पास में दो कैंडिडेट उठ करके आते हैं। कौन कौन, एक तो मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, और सेकंड जो थे वो कौन थी, इंदिरा गांधी जी। ठीक है, सॉरी थोड़ा मतलब अच्छा बहुत ज्यादा ही बोर्ड जा रहा है मेरा, अच्छे से लिख नहीं पा रही हूँ। ठीक है, तो थर्ड वाली जो कौन आती है, मोरारजी देसाई। मतलब तीन दो चीजें होती है कि इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है और कह रहे हैं कि भाई मतलब कोई एक जो है वो बैठेगा। अब इन दोनों में है, तो यहाँ पे ना जैसे कि इंडिया है, और इंडिया की तो यही है कि मतलब पुरुष प्रधान देश है हमारा देश, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी मतलब ये वाली चीजें चल करके आती है। नहीं नहीं, ये मत समझना कि मोरारजी देसाई जो है वो अब हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पर महिलाओं वाला कैसा गेम होता है, भले ही हमने, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो है कैबिनेट में अच्छे खासे मिनिस्टर है, ये भी जो है उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन चुकी थी, तो ये दोनों जो है मतलब इक्वली इक्वली चल रहे थे। अब अगर मोरारजी देसाई को, अब कैबिनेट है, बहुत सारे मंत्री है, बहुत सारे हैं, तो मतलब क्या होगा कि वहां पे कोई ना कोई चाहता है कि हमारी चले। अगर मोरारजी देसाई बन जाते हैं तो जिससे कि शास्त्री जी और नेहरू जी ने अपने हिसाब से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को हैंडल करने की कोशिश की थी, तो क्या ये चीजें फिर बाकी लोगों की हो पाती। तो वहां के लोगों ने क्या किया, जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने सोचा कि अगर हम इंदिरा गांधी को बैठा करके
प्राइम मिनिस्टर बना दें तो उसे हर जगह पर हमें गाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एक फीमेल है। ये चीजें शुरू से होती हुई आई है, ठीक है। बट वो ये नहीं जानते हैं कि शी वॉज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, वो एक अकेले देश भी चला सकती है, ये चीजें नहीं जानते थे। और इस चक्कर में वो क्या करते हैं कि मोरारजी देसाई को कैंसिल करके को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन हो जाती है? हमारी इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी का जो पीरियड है वो कब से कब तक के चलता है? 1966 से 77 तक के, जो कि एक लॉन्ग टर्म था, ठीक है, बहुत लंबा पीरियड था जिसमें इन्होंने काम किया था। तो 66 से 77 तक इंदिरा गांधी रहती है, लेकिन इंदिरा गांधी के साथ में भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हमें हैंडल करनी है। तो यहाँ तक की पिक्चर समझ में आई कि कैसे नेहरू जी गए, फिर शास्त्री जी आए, फिर इंदिरा गांधी आई। तो इस टाइप के मतलब थोड़े थोड़े चैलेंजेस जो है ना वो बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि नेहरू जी खत्म हुए तो उसके बाद में क्या हुआ कि कांग्रेस के लिए चैलेंजिंग हो गया कि अब हमें एक नेक्स्ट अच्छा रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, लीडर चाहिए। देन शास्त्री जी आए, शास्त्री जी जाने के बाद में सेम प्रॉब्लम आई। तो यहाँ पे दो टक्कर में लोग आ गए, एक तो मोरारजी देसाई आ गए और सेकंड आ गई इंदिरा गांधी। तो इन दोनों में से इंदिरा गांधी को इसलिए बनाया गया ताकि वो फीमेल है और फीमेल हमेशा हमसे पूछ के ही काम करेंगी, जो कि इनकी गलतफहमी थी। तो चलिए ये स्टोरी को अब यहीं छोड़ते हैं, अब हम थोड़ा और आगे चल करके पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने की कोशिश करते हैं और स्टोरी को अपनी आगे बढ़ाते हैं। Prime Minister Jawaharlal Nehru passed away in May 1964. He had been unwell for more than a year. These had generated a lot of speculation about the usual question succession. ठीक है, ये क्वेश्चन वहीं पर आ रहा है, ठीक है, आफ्टर नेहरू अब है, क्यों आने वाला है, कैसे आने वाला है। तो ये इतनी सारी जो मैंने अभी तक आपको एक बेस समझाया था, स्टोरी बताई थी, तो वही चीज यहाँ पर उठ करके आ रही है कि नेहरू जी तो चले गए, लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो दे करके चले गए कि अब जो नेक्स्ट वाले पोजीशन में है वो कौन आने वाला है, या वो आएंगे या हमारे यहाँ पर मिलिट्री आ जाएंगी, यानी कि हमारा जो पूरा शासन है, पूरी जो सत्ता है वो क्या सेना के हाथ में चली जाएंगी, मतलब मिलिट्री रन करेगा। और जब मिलिट्री रन करेगा तो दो चीजें हो जाती है, आप देश की रक्षा करेंगे या देश चलाएंगे, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ का ना कहीं बहुत अच्छा सिस्टम है कि हमारे यहाँ पर देश चलाने के लिए अलग पर्सन है और मिलिट्री के लिए अलग, सॉरी, ओके। तो हमारे यहाँ पर दो चीजें अलग अलग है कि हमें देश चलाने के लिए अलग है और देश की रक्षा करने के लिए हमारे पास अलग लोग हैं, वरना बहुत सारी डिफिकल्टीज हो जाती। अब नेहरू जी के पास में, अच्छा ये वाली जो लिस्ट है यहाँ पर देख लेंगे कि सबसे पहले नेहरू जी 47 से 64 तक के रहते हैं, ठीक है। ये वाला इरा जो है वही है जब हमारे पास में 3 इलेक्शंस हुए थे, ठीक है। और इसी को हमने क्या कहा था, वन इरा, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, तीन, मतलब सॉरी 3 इलेक्शन, अभी तो इसको छोड़ दो, नहीं इलेक्शन वाला इसको नहीं, पूरा ये जो है उसको लेकर के चल रहे हैं, मतलब यहाँ से वो चीजें शुरू हो रही है। इसके बाद में सेकंड में क्या हुआ कि 64 से 66 में क्या हुआ, फिर से नेहरू जी आ गए और इंदिरा शास्त्री जी आ गए, मतलब ये भी कांग्रेस से ही थे। और फिर से थर्ड टाइम, जो थर्ड की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो थर्ड टाइम फिर से 66 से 77 तक के इंदिरा गांधी फिर से आ जाती है। तो ये तो हमने 3 पीढ़ियां देख ली कि कैसे एक के बाद एक कांग्रेसी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनते जा रहे थे। तो ये भी एक काफी लंबा ड्यूरिंग था, 47 टू 64 तक के, इतने टाइम तक के नेहरू जी खुद प्राइम मिनिस्टर थे। फिर 64 से 66 तक के शास्त्री जी थे। तो शास्त्री जी जो थे इतने कम टाइम तक के थे क्योंकि ये जो है इनकी तबीयत खराब होने से ताशकंद में इनकी डेथ हो गई थी, इसलिए ये हट गए। इंदिरा गांधी थी 66 से 77 तक, और शास्त्री जी जो है वो अपने सॉफ्ट बिहेवियर के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। और एक टाइम तो ऐसा हुआ था कि इनके इसमें क्या हुआ था कि जो ट्रेन है किसी रीजन से ट्रेन में कुछ मतलब हो चुका था, तो इन्होंने सारा ब्लेम अपने ऊपर लेते हुए कि मतलब अगर मेरी प्रॉब्लम है, तो उन्होंने उस जगह से उसको रिजाइन कर लिया, मतलब सही के साथ। और जो कहते हैं ना एक लॉयल्टी होती है, तो ये चीजें देखने में मिलती है हमारे पुराने लीडर्स के अंदर। ओके, देन आती है इंदिरा गांधी। तो अब हमें थोड़ा सा स्टार्ट करना होगा इंदिरा गांधी से, और कुछ कीवर्ड्स होंगे जो शायद इनके बीच में रह गए होंगे, तो हम वो देखते हैं। शास्त्री जी, Shastri was the country's prime minister from 1964 to 66. During Shastri's brief prime ministership, the country faced two major challenges. और ये challenges कौन से हैं शायद मैं आपको बता चुकी हूँ। First one is India China war, और second one is food crisis, ठीक है। और इसी के दौरान ये वाला जो हुआ था, इसी के दौरान 65 में पाक में भी अटैक हो गया, पाक वाला। वेल इंडिया वाज स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक, ओके ओके, शास्त्री फेमस, ओके थोड़ा सा इशू रहा है। शास्त्री फेमस स्लोगन जय जवान जय किसान सिंबलिज्ड द कंट्रीज रिजॉल्व द बोथ प्रॉब्लम दी चैलेंज। अच्छा ये एक सेकंड, ये इस टाइप का रो था थोड़ा,
While India was still recovering from the economical implication of the war with China, failed monsoon, drought and sea crisis presented a grave challenge. जब हम ऑलरेडी वहां से डील कर ही रहे थे इकोनॉमिकली, क्योंकि वॉर हो रहा है, मतलब हम इकोनॉमिकल और वीक हो रहे हैं, उतने देर में हमारे पास फूड क्राइसिस आ गया, मतलब और भाई आप और परेशान हो रहे हो, लो और परेशान हो। एज डिस्कस इन प्रीवियस चैप्टर, द कंट्री आल्सो फेस अ वॉर विथ पाकिस्तान इन 1965। तो जाहिर 1960 पाकिस्तान के साथ में वॉर को भी फेस किया है ना। और ये जो जय जवान जय किसान वाला जो स्लोगन है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि उस टाइम में मतलब शास्त्री जी भी कितने डेडिकेटेड थे इन सारी चीजों को डील, और उनकी इन चीजों से ये चीजें पता चलती है। शास्त्री came to an abrupt in January 1966 when he suddenly expired in Tashkent। जब ताशकंद में जाते हैं, मतलब वहाँ पे किसी से मिलने के लिए जाते हैं, प्रेसिडेंट से मिलने के लिए जाते हैं, इन सारी बातों पे, मैटर्स पे बात करने के लिए, उतने टाइम में क्या होता है, इनकी वहाँ पर जाकर के डेथ हो जाती है और फिर से पोजीशन जो है प्राइम मिनिस्टर की वो खाली हो जाती है, और फिर से वही क्वेश्चन जो है शास्त्री जी दे करके चले जाते हैं, जो क्वेश्चन नेहरू जी दे करके गए थे कि अब कौन आएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो लीडर्स थे, मोरारजी देसाई और सेकेंड वन इज इंदिरा गांधी। अब दोनों में से किसको बैठाला जाए, अब क्लियर तो हो चुका है कि इंदिरा गांधी को बैठाना है, क्यों रीजन से बैठाना था ये भी हमें पता है। This time there was an instance competition between Morarji Desai and Indira Gandhi. Morarji Desai had earlier served as the chief minister of Bombay state, Maharashtra and Gujarat, and also as a minister at the center. अब भाई मोरारजी देसाई के पास में भी अच्छी खासी पोजीशन थी, और वो पोजीशन सफिशिएंट थी, मोर देन सफिशिएंट थी उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर चूज करने के लिए, क्योंकि मोरारजी देसाई कौन थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे रह चुके थे, और फिर वो मिनिस्टर्स के सेंटर में भी एक अच्छे, सेंटर मिनिस्टर्स में भी जो पूरे मिनिस्टर्स थे उसमें एक उनकी अच्छी खासी पोजीशन थी। Indira Gandhi, the daughter of Jawaharlal Nehru, had been Congress president in the past and had also been Union Minister for Information in Shastri cabinet। अब शास्त्री जी का जो कैबिनेट था वहां पर एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के रूप में भी ये रह चुकी थी। ओके और ये कांग्रेस की जो है एक लीडर भी रह चुकी थी, हेड भी रह चुकी थी, तो ये इनके लिए भी सफिशिएंट था प्रेसिडेंट बनने के लिए। लेकिन फिर भी जो पूरा ग्रुप है वो डिसाइड करता है इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, और ये रीजन आप भी जानते हैं। द कॉन्टेस्ट वॉज रिसॉल्व थ्रू सीक्रेट बैलेट अमंग कांग्रेस एमपीज। इंदिरा गांधी डिफीटेड मोरारजी देसाई बाय सिक्योरिंग द सपोर्ट ऑफ मोर देन 2/3 ऑफ द पार्टीज एमपीज। अब जो पार्टी के एमपीज थे उनके 2/3 से जो है वो मोरारजी देसाई को हरा देती है, और क्या बनती है, वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो बन जाती है। अ पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर डिस्पाइट इंस्टेंस कंपटीशन फॉर लीडरशिप वाज सीन एज अ साइन ऑफ मैच्योरिटी ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। भाई ये बात तो आगे चल करके क्लियर होंगी। अब हमारा असली युद्ध शुरू होता है, वो युद्ध है फोर्थ जनरल इलेक्शन। 3 जनरल इलेक्शन तो ऑलरेडी हो चुके थे, अब हम 67 से स्टार्ट करते हैं, जो सत्ता का जो खेल शुरू होता है कि कैसे जो कांग्रेस पीढ़ी दर पीढ़ी जो सेट होते हुए आ रही है, लेकिन सडन उनके हाथ से थोड़ी थोड़ी चीजें फिसलने लगती है। और फिसलने लगती है मीन्स क्या होता है कि जिस तरीके से कांग्रेस, हमने शुरू में पढ़ा हुआ था, फर्स्ट वाले में पढ़ा था कि कैसे सामने वाली पार्टी जो है वो सिर्फ 16 सीट से जीतती है, और मोस्ट ऑफ जो है वो किसके पास, मतलब जो पार्टी है वो 1/10 से भी नहीं विनर हो पाती है, और सारी की सारी सीट जो है वो कांग्रेस के हाथ में जाती है। लेकिन अब यहाँ से शुरू हो जाता है इनका पलटवार, यहाँ पे कांग्रेस हारना शुरू हो जाती है, और क्या हो रहा है, जो दूसरी पार्टीज है वो अपने आप को और मतलब क्या करती है, अपना फ्यूचर ब्राइट करने की कोशिश करती है। और ये क्यों करती है, अभी तक के तो चीजें हमारे अकॉर्डिंग हो रही थी क्योंकि आप चीजें सर्व कर रहे थे। यदि आपकी आप खिचड़ी जो है, मतलब चावल की रेसिपी ले ले, आप अच्छे तरीके से चीजें सर्व कर रहे हो तो वो चीजें क्या होंगी, मतलब आप सेटिस्फाई होंगे। लेकिन जैसे जैसे और थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ने लगती है ना, तो हमारा मन थोड़ा विचलित होने लगता है कि हमारी प्रॉब्लम को जल्दी जल्दी सॉल्व किया जाए, तो इससे हमारे पास में ऑप्शंस क्रिएट होने लगते हैं। तो यही चीजें थी, तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब भाई जो हमारा नेक्स्ट वाला मतलब जो सिस्टम है फोर्थ जनरल इलेक्शन है, उस टाइम की अगर बात करें तो अब क्या हो रहा था, इंदिरा गांधी आ चुकी थी, और हमें पहले ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे क्या चीजें हुई थी कि मतलब इस टाइम में हमारे पास अटैक्स हुए थे, हमारे वॉर चल रहे थे पाकिस्तान से, चाइना से। हमारे यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर कंडीशन है, जो हमारा क्लाइमेट था वो भी बहुत खराब हुआ था उस टाइम में, तो हमारे पास में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, हमारे पास फूड क्राइसिस ऑलरेडी था। उसके बाद में हमें क्या हुआ कि वॉर चल रहा था, तो हमें वहां पे भी हमारी
हमारी इकोनॉमिकल डल हो रही थी, तो कुल मिलाकर के हमारी जो इकोनॉमी थी वो खराब हो रही थी, और इसका सब कुछ जो वो है वो झेलना तो इंदिरा जी को पड़ा हुआ था। किस तरीके से वो देखते हैं। अब इकोनॉमिकल कंडीशन चल रही थी, और उस टाइम जब चल जा रही थी तो क्या क्रेडिट दिया जा रहा था कि इंदिरा गांधी जो है वो फीमेल है, और दूसरी बात वो अनएक्सपीरियंस्ड है। अभी तक के जो नेहरू जी, शास्त्री जी थे, वो थोड़े बहुत एक्सपीरियंस थे, और इनका कहना था कि इंदिरा जी जो है वो अनएक्सपीरियंस्ड है और बहुत ही वो फीमेल भी है, तो वो अच्छे से चला नहीं पा रही है। तो इतनी सारी जो समस्याएं देख रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पर उस टाइम में क्या हुआ कि जो करेंसी है वो भी बढ़ा दी गई। 5 से 7, जो $1 5 रुपए का हुआ करता था वो 7 रुपए का हो गया। हमारे यहाँ वैसे इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो हमारी खराब चल रही थी, और फूड क्राइसिस तो ऑलरेडी थे ही थे, पे इतने सारे वॉर चल रहे थे, तो जितनी भी मतलब ज्यादा से ज्यादा जो खर्च है, जो मतलब पैसा खर्च किया जा रहा था, वो आर्मी के ऊपर खर्च किया जा रहा था। तो इससे क्या हो रहा था कि लोगों के लिए और महंगाई बढ़ रही थी, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही थी। तो जब इतनी सारी चीजें बढ़ जाती है तो डेफिनेटली रोड पे लोग उतर आते हैं आंदोलन करने के लिए, और ये उस टाइम भी हुआ था। और इसी का फायदा उठाने के लिए, एक सेकंड में यहाँ पे ना पूरी स्टोरी जो है वो समझा रही हूँ, फिर हम धीरे धीरे और आगे चल के बढ़ने वाले हैं। अब ये सब स्टोरी हो रही थी, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो गैर कांग्रेसी थे, गैर कांग्रेसी मीन्स क्या है, जो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जो अदर पार्टीज थी, अब वो ये सोचती है कि भाई यहाँ पे ये अच्छा मौका है अभी, क्योंकि लोग जो है वो कांग्रेस के अगेंस्ट जा रहे हैं, और हमारी जो वोट है, हमारे वोट बटे हैं, मतलब कुछ लोगों ने हमें वोट दिया। मतलब सपोज 3 पार्टी है, क्लियर, एक पार्टी कांग्रेस की होगी, एक अलग होगी, एक अलग होगी, 3 पार्टी है। तो इसमें से क्या हुआ कि 100% लोग, तो इसमें से 50% वोट किसको दिए गए, कांग्रेस को दिए गए। इसमें से फिर उसके बाद में 25% इस पार्टी को मिल गया और 25% इस पार्टी को मिल गए। अगर ये दोनों पार्टी एक ही होती तो 50% इसका भी होता ना, इक्वली शेयर जाता, फिर क्या होता, थोड़े बहुत आगे पीछे वोट कर लेते तो बैलेंसिंग हो जाती चीजें, तो ये भी हो जाते। तो इन्हें लगा कि हमारे जो पार्टी है, क्योंकि हमारे वोट बढ़ चुके हैं, दैट्स वाई हम लोग पार्टी में नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए बार बार क्या हो रहा है, इसका फायदा उठा के कांग्रेस जीतते जा रही है। तो इन लोगों ने क्या किया, लोगों ने मिक्स होना शुरू किया, एकजुट होना शुरू किया, ताकि आप कांग्रेसी को हटा सके। और ऐसे करके जो आंदोलन चल रहे थे उन्हें इन लोगों ने सपोर्ट करते गए, जिसमें से राम मनोहर लोहिया जो है वो एक हीरो बन करके बाहर आए, इन्होंने उनको सपोर्ट करना शुरू किया। तो ये सिस्टम जो है वो चलते चलते जाता है। फिर सडन आता है 4th इलेक्शन, और 4th इलेक्शन में ये होता है कि कांग्रेस को बहुत बुरी तरीके से, मतलब कैसे, मतलब वो लोकसभा में तो जीत जाती है, लेकिन फिर क्या होता है कि जो अलग अलग स्टेट्स होती है, इन जगह जाके वो हार जाती है। मतलब टोटल जो है 9 जगह पर जाकर के ये हार जाती है। तो ये इन्हें मतलब जो हार है वो फेस करनी होती है। मतलब कैसे कि इनकी जो वोट है, हारती तो नहीं, लेकिन वोटिंग लिस्ट जो है वो उनकी कम होते जाती है। चलो सिक्वेंसली पढ़ते हैं। The economic situation triggered of price rise. People started protesting against the increase in the price essential commodity, forcing अनएम्प्लॉयमेंट एंड ओवर द ओवरऑल इकोनॉमी कंडीशन इन द कंट्री। जब इतनी सारी चीजें चल रही थी तो फूड क्राइसिस हुए, इकोनॉमिकल कंडीशन हमारी खराब हो रही थी, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, चीजों के रेट बढ़ रहे थे। तो इस तरीके से लोग जो है वो प्रोटेस्ट करने के लिए उतर आए थे, जिससे कि हमारे यहाँ की, क्योंकि हमारे यहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन खराब हो गई थी। क्या है, bans and hards were called frequently across the country. The government saw the protest as a law and order problem and not expression of people's problem. अब वो ये क्या समझ रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के देख रही थी कि उनके अगेंस्ट इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उन लोगों ने कहीं ना कहीं किसको रिस्पॉन्सिबल बता दिया कि आपके पास में एक्सपीरियंस भी नहीं है, और वो अपने एक्सप्रेशन ऑफ द पीपल प्रॉब्लम और वो देख भी रहे थे। दिस फर्दर इंक्रीज पब्लिक बिटरनेस एंड रेनफोर्स्ड पॉपुलर अनरेस्ट। दिस सिचुएशन, ओके नॉन कांग्रेसिज्म। अब मैंने जो आपको इतनी सारी चीजें एक्सप्लेन की थी ना, तो वहां पे क्या बताया था कि कैसे लोग जो है वो रोड पे आकर के मतलब क्या हो रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें देख रहे हैं, इन्हें सबने किसको वो कर दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था कि पब्लिक का जो इंटरेस्ट है कांग्रेस के ऊपर से वो हटते जा रहा था। अब पब्लिक को लग रहा था कि जितने अच्छे से नेहरू जी, शास्त्री जी ने चीजों को लेके चले हैं, वो इंदिरा जी जो है वो नहीं चला पा रही है, और या तो फिर कांग्रेस जो है वो अब सत्तासीन होने की आदि हो चुकी है, और इसलिए अब ये जो है कंट्री को उतने अच्छे से चला नहीं पा रहे हैं। अब हमें इतनी सारी चीजों को फेस करते हुए जाना पड़ रहा है। तो अब इन लोगों को क्या लगा कि भाई अब कांग्रेस के हाथ से सत्ता ले लेनी चाहिए, क्योंकि अब कांग्रेस में वो बात नहीं रही जो 1947 के टाइम में थी और उस टाइम तक के चलते आ रही थी। तो यहीं से जन्म होता है गैर कांग्रेसी का, ठीक है, गैर
नॉन कांग्रेस का वो होता है, मतलब जो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को अब तो ये क्लियर हो गया कि कौन लोग निकल के वहां से आ रहे हैं जो इनको सपोर्ट में नहीं है बैठे हुए। दिस सिचुएशन कुड नॉट हैव रिमेन आइसोलेट फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स इन द कंट्री। अब यहाँ से हाँ, वो अब अपने आप को आइसोलेट तो कर नहीं सकते। अपोजिशन पार्टी वर इन द फोरफ्रंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड परसिविंग द गवर्नमेंट। अब जो जितने भी मतलब अपोजिशन पार्टी थे वो इन लोगों को तो प्रोटेस्ट वगैरह में हेल्प कर रहे थे क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट में आना था। दे फेल्ट दैट द इन एक्सपीरियंस ऑफ the internal factor functionalism with the Congress provided them an opportunity to topple the Congress। अब वो लोग क्या सोच रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर ही ना जो थोड़ी सी खटपिट चल भी रही थी, क्योंकि इंदिरा जी कैसे आई थी, मोरारजी देसाई की सरकार को मतलब हरा करके, मतलब उन लोगों को क्या किया था वहां से, मतलब हरा करके आई थी। ठीक है, क्लियर। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर भी कांग्रेस में क्या हो रही है, खिटापिटक चल रही है, और इन सारी चीजों को लेकर के उन्हें क्या लगा कि ये चीजें इसके रिजल्ट के स्वरूप आ रही है, इसलिए ये चीजें गवर्नमेंट जो है वो अच्छे से नहीं चला पा रहे। मतलब इतनी सारी इकोनॉमिकल कंडीशन खराब हो रही है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इकोनॉमिकल कंडीशन खराब होने के पीछे इंदिरा जी का सिर्फ अनएक्सपीरियंस्ड होना या फीमेल होना मैटर नहीं करता है, क्योंकि भाई वो बचपन से पॉलिटिक्स में रहते हुए आई है। ठीक है, पॉलिटिक्स में ही जन्मी है, पॉलिटिक्स में ही खत्म हुई है, तो एक्सपीरियंस तो होना बनता ही है। ये चीजें क्यों थी, क्योंकि उस वक्त हम लोग 2 वॉर को फेस कर रहे थे। उस वक्त हम लोगों ने क्लाइमेट चेंजिंग वाली चीजें देख रखी हुई थी, हमारा वेदर खराब हो रहा था, जिसके वजह से हमारे पास में फूड क्राइसिस भी हो चुके थे, और इन्हीं दो की वजह से हम इकोनॉमिकल वीक हो रहे थे, क्योंकि वॉर चल रहा था। हमें जो हमारी मिलिट्री है उसे स्ट्रॉन्ग करना था, जो सैनिक है आर्मी मेंस है उनकी ज्यादा मतलब हिफाजत हमारे लिए मैटर करती थी, क्योंकि हमें उनको चीजें मतलब सारी प्रोवाइडेड करानी होती। तो इकोनॉमी का एक अच्छा खासा हिस्सा जो है उस साइड में इन्वेस्ट हो रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद में अमेरिका के दबाव में आकर के हम जो है डॉलर, वो भी उसका क्या हो जाता है, इंक्रीजेस हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें थी जिसका जो रीजन था। ठीक है, और इन्हें लग रहा था कि आप गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपरली अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं। द सोशलिस्ट लीडर राम मनोहर लोहिया गेव द स्ट्रेटजी द नेम ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म, और हाँ इसे फादर भी कहा जाता है इस चीज का। अब इलेक्ट्रोल वर्टिक टाटता है। ठीक है, इट वॉज दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाइटेंड एंड पॉपुलर डिस्कनेक्टेड द एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे शायद एक टॉपिक हमारा बीच में स्किप्ट हो रहा है। ओके। तो अब हमारे पास में गैर कांग्रेसी आ चुके थे, नॉन कांग्रेसिज्म आ चुका है। उसके बाद में अब क्या हो रहा है कि हमारे पास में फोर्थ इलेक्शन जो है वो कंडक्ट होना है लोकसभा का। ठीक है, अब ये वाला जो है वो तो होना है, लेकिन इसके साथ में हमारे पास फर्स्ट टाइम ऐसी चीज होती है कि हमारे पास में क्या हो रहा है कि विदाउट हम नेहरू जी के इलेक्शन जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। अब जो रिजल्ट है वो ज्वाइंट आने वाला था, वो स्टेट और नेशनल जो है वो दोनों के लिए लेवल के लिए आने वाले थे। These 9 states were, ठीक है, it was this contest of height and popular and the polarization of political forces that the four general election of the Lok Sabha and State Assembly were held in February 1967। ठीक है, ये दोनों के लिए connected था। The 9 states where the Congress lost power were spread across the country: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरला। अब ये चीज समझ ले, तो पहले पता है दो, देखो 7 कंट्रीज और बाद में 7+2 जो है दल बदल वाली, ये दो चीज। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि इन जगह से कांग्रेस जो है वो अपनी पार्टी से हाथ धो देती है, कांग्रेस जीतती है। ठीक है, उनको लोकसभा में अपनी पोजीशन तो मिल गई है, मतलब लोकसभा में वो एक बहुमत से तो जीत गई, लेकिन यहाँ पर बात हो रही थी स्टेट लेवल की भी साथ में। तो स्टेट से क्या हो रहा है कि 9 स्टेट से कांग्रेस जो है उन्होंने अपनी सीट छूट चुकी थी उनकी, क्योंकि इस तरीके से, क्योंकि अब यहाँ पे चीजें क्या हो रही है, इनका थोड़ा सा शासन कमजोर हो रहा था। अब जो दूसरी पार्टी है, जो और भी पार्टी है, वो क्या करती है, अपने आप को एक साथ ज्वाइन कर लेती है और वो इनके अगेंस्ट लड़ते हैं। जैसे राम मनोहर लोहिया जो है नॉन कांग्रेस में आ चुके थे, तो ऐसे ही करके बहुत सारी पार्टीज जो है वो अपने आप का एक फ्यूचर देखने लगी थी कि हम भी जो है पॉलिटिक्स में पार्टीज जो है हमारी सीट बना सकते हैं। तो ऐसे ही करके चीजें शुरुआत होती है और यहाँ से पतन शुरू होता है कांग्रेस का। ठीक है, अब कांग्रेस धीरे धीरे गिरने लगी। यहाँ पे 9 स्टेट से कांग्रेस की सीट जा चुकी थी, और वो 9 स्टेट कौन सी थी, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरला। इन 9 स्टेट, और ये जो 9 स्टेट थी ना, ये सारी अलग अलग जगह, आप खुद ही देख सकते हो। पंजाब हरियाणा इधर है, उत्तर प्रदेश इधर है, मध्य प्रदेश फिर इधर है, फिर इधर बिहार जाएगा, फिर वहीं वेस्ट बंगाल, इधर उड़ीसा, मद्रास, केरला। मतलब एक जगह सिक्वेंस तो है नहीं है, हर अलग अलग कोने में अलग अलग गवर्नमेंट जो है वो आ रही थी। अब कॉलिएशन होता है, कॉलिएशन वही कि अब क्या हो रहा है कि जो मतलब सबको पता है कि
है वो आ रहे हैं, क्या वोट आ रहे हैं, क्योंकि किसी एक को भी बहुमत नहीं मिल रहा है कि जो अपनी सीट बना ले, बहुमत तो कांग्रेस को ही चला गया। लेकिन क्या हुआ कि 100 वोट्स में से क्या हुआ कि 20 इस पार्टी को मिल गए, 25 इस पार्टी को मिल गए, इस तरीके से चल रहा था। फिर 20 इसको मिल गए, फिर 15 इसको मिल गए, ऐसे ऐसे कर करके चीजें हो रही थी। जो सबसे ज्यादा मिले वही कांग्रेस ही थे। तो अब इन लोगों को क्या हुआ कि हम अगर इन 2025 को मिला दे या 2025 या इन चारों को मिला दे तो हमारे पास एक अच्छा खासा बहुमत जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि ये लोग आपस में अपने आप को मतलब क्या कर रहे हैं, मिलाने की कोशिश करते हैं। मतलब एक दूसरे में जो पार्टीज है वो मर्ज करने की कोशिश जो है वो शुरू हो जाती है। द इलेक्शन ऑफ 1967 brought into a picture or the phenomenon of coalition. Since no single party had got majority, various non-Congress party came together to from joint legislative party. अब ये क्या करें कि जो नॉन कांग्रेसी जो पार्टीज थी अलग अलग थी, तो ये साथ में आ जाते हैं ताकि इनको मेजोरिटी मिल जाए, क्योंकि अभी तक इनको मेजोरिटी नहीं मिल रही थी, है ना, ये माइनॉरिटीज में ही चल रहे हैं। तो इसलिए क्या कर रहे थे, अपनी लेजिस्लेटिव पार्टी में नहीं आ पा रहे थे। और जैसे ही अगर ऐसा करते हैं तो इनके पास में अपना जो बहुमत है, अपना जो मेजोरिटी है वो आ जाएंगी। अब डिफेक्शन आता है। Another important politics after 1967 election was the role played by defection in the making and unmaking of government in the state. Defection means an elected representative leave the party on whose symbol he was elected and join another party. भाई इसका एग्जाम्पल समझाने के लिए रिसेंटली हमारे यहाँ की जो मध्य प्रदेश की सरकार थी उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। रिसेंटली नहीं, कुछ टाइम बीत चुका है। तो कैसे कैसे जब हमारे यहाँ पर कमलनाथ की सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार थी, ठीक है, मीन्स क्या हुआ कि इनको मेजोरिटी मिली थी तब ये गवर्नमेंट बनी। और जो शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी इनको मेजोरिटी नहीं थी तो ये सरकार नहीं बन पाई। अब डिफेक्शन में क्या होता है कि इनके पास मेजोरिटी थी, अगर इसमें से मेजोरिटी वाले कुछ मेंबर निकल करके इस पार्टी को ज्वाइन कर ले तो इनकी मेजोरिटी खत्म हो जाएंगी और सामने वाली पार्टी को मेजोरिटी मिल जाएंगी। तो यही जो है, और ये काम कौन करते हैं, सिंधिया जी, ठीक है। मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी पार्टी में रह करके वो पार्टी जीत रही है या आप उससे क्या कर रहे हैं, सीट बना रहे हो, लेकिन फिर आप उसके बाद में आप अपनी पार्टी चेंज कर लेते हैं। मतलब जिस पार्टी में रह करके आप जीत रहे हो, जिससे लड़ रहे हो, आफ्टर सम टाइम आप अपनी पार्टी को चेंज कर ले रहे हो, तो उसे ही हम दल बदल या डिफेक्शन कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10th वाली जो लिस्ट है उसके ऊपर क्लियर डिफेक्शन का मतलब क्या होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ, तो यही है कि रिप्रेजेंटेटिव लीव्स द पार्टी ऑन whose symbol he was elected and join another party. नेक्स्ट, स्प्लिट इन द कांग्रेस। अब भाई स्प्लिट इन द कांग्रेस वाली चीजें पढ़े तो यहाँ पर ना इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट आता है। और इसके पहले जो है, क्योंकि हम इंडिया वर्सेस सिंडिकेट पढ़ रहे हैं तो पहले हमें सिंडिकेट की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। तो सिंडिकेट क्या होता है, तो हम सिंडिकेट को उस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स होता है, जो हम पार्टी बोल रहे हैं ना, तो एक ग्रुप ऑफ पार्टी मेंबर्स जो था उसे ही हमने सिंडिकेट के नाम से बोला है। हाँ जी, तो सिंडिकेट तो समझ में आ गया कि क्या था, क्योंकि हम स्प्लिट इन कांग्रेस पढ़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में दरार करनी है तो चीजें सारी अच्छे से पता होनी चाहिए। तो सिंडिकेट जो है वो एक ग्रुप ऑफ कांग्रेस था जो कि पूरी मतलब उनके जो पूरा कांग्रेसी है ना, तो उसके ऊपर एक तरीके से नियंत्रण करने का काम जो है वो करता था। अब यहाँ पे इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट क्यों चल रहा है, क्योंकि इंदिरा कोई तो भाई कांग्रेसी नहीं तो उनको क्या पीएम बनाया था। तो अब ये इसी के वर्सेस की हो गई है। तो स्टोरी थोड़ा समझते हैं। आपको याद होगा मैंने शुरुआत में आपसे बात की थी कि सिंडिकेट ने या जो मंत्री थे उन्होंने इंदिरा को क्यों प्राइम मिनिस्टर बनाने के ऊपर फोकस किया। क्यों, क्योंकि वो चाहते थे कि जो इंदिरा अगर प्राइम मिनिस्टर बनती है तो क्या होगा कि इंदिरा जो है वो हमारी बात सुनेंगी, इंदिरा गांधी जो है वो हमारे अकॉर्डिंग काम करेंगे और हमारे कहने पे, क्योंकि वो फीमेल है, अनएक्सपीरियंस्ड है, मतलब उसे हमारे कहे अनुसार ही काम करना होगा। तो ये कॉन्फिडेंट थे कि मतलब सीट पे वो बैठी हुई है लेकिन काम हम करवा लेंगे। तो ये चीजें थी। लेकिन यहाँ पर क्या चीज होती है कि इंदिरा गांधी जो है ये अपना स्वतंत्र मतलब अपने बल पे, क्योंकि ये खुद भी तो भाई इंटेलिजेंट वुमेन है, इंडिपेंडेंट है, तो काम कर सकती है। तो यही चीजें जब करने जाती है तो बस यहीं पे इन दोनों के बीच में टकराव हो जाता है और यही शुरुआत होती है एक नई कांग्रेस क्रिएट करने के लिए। द रियल चैलेंज टू इंदिरा गांधी केम नॉट फ्रॉम द अपोजिशन बट फ्रॉम द विद इन हर ऑन पार्टी। क्योंकि देखो अब वो उसकी पार्टी वाले ही लोग उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, अपोजिशन में जा रहे हैं, तो किसी अपोजिशन की तो नीड ही नहीं है, क्योंकि उनकी खुद की पार्टी में
तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो वही उनके अगेंस्ट होकर के उनके लिए कंपटीशन क्रिएट कर रहे थे. शी हैड डील विद द syndicate, a group of powerful and influential leader from within the Congress, क्योंकि वो कह रहे थे कि इनके हिसाब से आप सही हिसाब से काम नहीं कर रही है. इंदिरा गांधी thus faced two challenges. शी नीडेड टू बिल्ड हर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सिंडिकेट, क्योंकि सिंडिकेट से उसे खुद की अपनी अलग एक इंडिपेंडेंट जो है एक जो क्या कहना चाहिए गवर्नमेंट वो बिल्ड करनी थी, क्योंकि वो अपने हिसाब से काम करना चाह रही थी. शी ऑल्सो नीडेड टू वर्क टुवर्ड रिगेनिंग द ग्राउंड दैट द कांग्रेस हैज लॉस्ट इन द 1967 इलेक्शन. 1967 के इलेक्शन में कांग्रेस जो है वो 9 स्टेट से अपना सीट जो है वो खो चुकी थी, और इंदिरा गांधी चाहती थी कि वापस से इस जगह पे भी हम अपनी कांग्रेस को लेकर के आए, और ये चीज पॉसिबल भी होती है. इंदिरा गांधी के जब चुनाव होता है, जो 71 में जो इलेक्शन होंगे, तो वहां पे जो इलेक्शन है, मतलब अभी तक के जो कांग्रेसी थे, जो इतने ग्रेट लीडर्स थे, उसके बाद में वो इतनी वोट अरेंज नहीं कर पाए थे जितने वोटिंग जो है वो सिर्फ इंदिरा गांधी की जो स्ट्रैटेजीज होती है वो अपनी स्ट्रैटेजी को मतलब एक्सेप्ट करती है, वो उसको मतलब चलाती है, और वो इतने वोट्स खुद कलेक्ट करती है खुद के दम पर. Indira Gandhi adopted a very bold strategy. She converted a simple power struggle into the ideological struggle. अब क्या करिए, इन्होंने एक अच्छी खासी एक स्ट्रेटेजी यूज कर ली है, और उन्होंने क्या किया कि इनका जो सिंपल पावर जो स्ट्रगल है उसको वो किस में कन्वर्ट कर रही है, आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मतलब एक सही तरीके से काम करना, क्योंकि आपके पास दिमाग है तो यूज करो, और वही वो कर रही है. She launched a series of initiatives to give her government policy a left orientation. She got the Congress Working Committee to adopt a 10-point program in May 1967. अब वो 10 सूत्री एक उस पॉलिसी लेकर के आती है, जो कि अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए बहुत ज्यादा उसमें भूमि लैंड रिफॉर्म्स वगैरह और जितनी भी नीडेड है उस टाइम जो इंडिया सफर जिन चीजों से कर रहा था उन सभी के लिए उसने एक 10-point प्रोग्राम जो है वो लेके आती है, और कहीं ना कहीं जो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन है वो भी रिकवर होना शुरू होती है. These programs include social control of bank, nationalization of general insurance, saving और urban property and income. तो ये सारी चीजें जो है उसमें ऐड होती है. अब इसके बाद में आता है हमारे पास में एक इलेक्शन, जो कि 1971 का इलेक्शन होता है, और ये भी इतना इम्पोर्टेंट होता है. अब चीजें आपको पता है कि इंदिरा गांधी जो है वो ऑलरेडी सफर कर रही है. इंदिरा गांधी पता है डोर टू डोर जाती है चीजों को हैंडल करने के लिए, क्योंकि वो क्या कह रही है कि मतलब अब उनने क्या किया, एक आइडियोलॉजिकल जो है उन्होंने अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको ही चेंज कर लिया, कि आप जिस तरीके से कर रहे थे वहां से काम नहीं बन रहा है, तो अब आपको बहुत बेहतर तरीके से करना है. उन्होंने वो सारे पॉइंट्स को पकड़े हैं जिन वजह से इनकी जो सरकार है अपने हाथ से छूटी थी. तो इस तरीके से कांग्रेस में एक नई कांग्रेस बन जाती है. ठीक है, एक ओल्ड कांग्रेस और एक न्यू कांग्रेस. ठीक है, क्योंकि ओल्ड कांग्रेस जो है वो ओल्ड आइडियोलॉजी पे काम कर रही है, न्यू न्यू पे कर रही है, तो इंदिरा गांधी के साथ में एक न्यू कांग्रेस क्रिएट हो जाती है. द स्पीड इन द कांग्रेस रिड्यूस इंदिरा गांधी गवर्नमेंट टू अ माइनॉरिटी, yet her government continued to in office with the issue based support of few other parties including the Communist Party of the India and DMK. अब देखो, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में चलती थी जो पार्टी है वो माइनॉरिटी में तो ऑलरेडी आ चुकी है, तो अब इनको किसका सपोर्ट मिलता है, कुछ अदर पार्टीज जो होती है जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी है, डीएमके पार्टी है, तो इन पार्टीज के सपोर्ट से वो क्या करती है, मतलब वो इस इशू को सॉल्व करना चाहती है, मतलब ये इनसे क्या करती है, कोलिशन कर लेती है. अब ये हो रहा है, तो दीज वाज आल्सो अ फेस व्हेन इंदिरा गांधी vigorously campaigned for the implementing the existing land reform laws and undertook further land selling legislation. अब वो लैंड रिफॉर्म वगैरह इन सारी चीजों पे तो काम कर ही रही थी, क्योंकि उन्होंने 10 प्रोग्राम भी लेकर के आई हुई थी. तो अब उसके साथ में मतलब वो सिंगल का पावर नहीं है, उनके पास में कम्युनिस्ट पार्टी और डीएमके पार्टी का भी सपोर्ट आ चुका है, तो वहां से भी उनके पास अपने वोट्स भी आने वाले हैं. इंदिरा गांधी's government recommended the dissolution of the Lok Sabha in December 1907. Another surprising and bold move, the fifth जनरल इलेक्शन टू लोकसभा वर हेल्ड इन 1971. अब जब होता है तो यहाँ पर जो चीजें हुई थी, तो ये तो हमको पता है कि ये वाला जो इलेक्शन हुआ था, तो वहां पर जो है चीजें बहुत अच्छे तरीके से हैंडल होती है चीजें, क्योंकि जब इंदिरा गांधी ने अपनी जो आइडियोलॉजीज ही चेंज कर ली थी, उन्होंने डीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी और बहुत सारी जगह से ऐसे हेल्प ले करके उन्होंने उन सारे जगह पे काम करना शुरू किया जहाँ से वो मतलब जिस वजह से वो हारी हुई थी. तो अगर आप उस चीज को मतलब रिकवर करने लगते हैं, तो रिकवर करने लगते हैं मतलब क्या हो रहा है कि आपके पास अपनी जो मेजोरिटी है वो वापस आ रही है. तो इंदिरा गांधी क्या हो रही थी, जो माइनॉरिटी में मिक्स थी, अब वो मेजोरिटी में आने लगी थी धीरे धीरे. द कंटेस्ट and the outcome and after. अब
पहले के रिजल्ट्स देख लेते हैं. द रिजल्ट ऑफ द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1971 वर आर ड्रामेटिक एज was the decision held these election. The Congress CPI alliance won more seat and votes than the Congress had ever won in the first 4 general election. अब कांग्रेस जो है वो पहले जो 4 जनरल इलेक्शंस थे उनसे ज्यादा वोट से जीत रही थी. ठीक है, जो अभी तक के पहले 4 इलेक्शन ऑलरेडी हो चुके थे ना 67 तक के, तो यहाँ तक के इन्हें इतनी सीट्स नहीं मिली थी. इवन जो फर्स्ट वाला था जो कि हमारे लिए बहुत ही एकदम अच्छी वाली जीत थी, उससे भी ज्यादा यहाँ पर जो है उनको रिजल्ट्स मिले थे. Indira Gandhi Congress won 252 seats with about 44% of the popular vote on its own. वो अपने दम पर क्या करती है, मतलब टोटल सीट से मतलब 44% जो है पॉपुलर से वोट जीतती है, क्योंकि ये डोर टू डोर जाकर के सर्वे भी करती है, अपने अगेंस्ट भी चीजें बोलती है, ताकि लोगों के लिए, जैसे इंदिरा भगाओ उस टाइम में जो है इंदिरा हटाओ वाला जो नारा लगा हुआ था, तो इन्होंने इस बात को भी अपने मुंह से ही कहा और चीजों को एक्सेप्ट भी किया चीजों को लाने के लिए. तो इंदिरा गांधी के साथ में जो अदर कांग्रेसी थे, तो उनका सपोर्ट तो था ही नहीं, तो उसके बाद में भी उन्होंने 44% जो था वो चीज लेके आई. तो ये एक बहुत बड़ी बात थी और ये वुमेन का जो पावर होता है ना, ये चीज बताने वाली थी. Contrast this with the performance of the Congress. The party with so many stalwart could get less than 1/4 of the vote secured by Indira Gandhi party and win merely 16 seat. अब वो जो पहले जो 16 सीट्स जो जीती हुई थी, तो उससे तो ज्यादा ही सीट जो है वो अब जीती जा चुकी है. क्लियर, मतलब यहाँ से यहाँ तक के जो सिस्टम चला है वो बहुत ही अच्छी तरीके से चला हुआ था. क्योंकि देखो कैसे कि एक पार्टी जो है वो दब जाती है, मतलब शुरू में आप वहां से ऐसा मतलब चीजों को आंकते आइए ना, कि शुरू में जब नेहरू जी थे तब इतना अच्छा सिस्टम चल रहा था, फिर शास्त्री जी आए, फिर इंदिरा गांधी आई, तो उस वक्त 67 में क्या हुआ था कि पूरी पार्टी जो यहाँ थी वो सीधे यहाँ पे जंप करके आ गई थी. लेकिन फिर इंदिरा गांधी ने क्या किया, ये वाले जो लोग थे तो साथ में रह ही गए थे, लेकिन अब इसने ये यहाँ पे इंदिरा गांधी और वापस इधर से लेकर उन्होंने इस पोजिशन पे वो उस पार्टी को लेकर के आ चुकी थी. इसीलिए इंदिरा गांधी का जो टाइम पीरियड था 1966 टू 77, जो कि एक अच्छा खासा और लंबा टाइम पीरियड होता था, मतलब 2 बार जो है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी. क्लियर, तो ये इतना लंबा टाइम पीरियड चला क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीजें जो है वो हैंडल की. जैसे कि इन्होंने इतने सारे वो 10 जो लिस्टेड प्रोग्राम थे वो लेकर के आए, जिनसे और ज्यादा डेवलपमेंट होने लगा, और इन्होंने अपने बेस पे मींस एक न्यू कांग्रेस जो है वो डेवलप की. तो यहाँ से एक चीज समझ में आ गई कि कैसे कांग्रेस का पतन होता है, वो गिर जाती है, लेकिन फिर से कांग्रेस को उठाया जाता है, मतलब कांग्रेस जो है वो फिर से स्टैब्लिश हो गई. ठीक है, तो कांग्रेस क्रिएट हो गई. तो ये सारी जर्नी जो थी वो कांग्रेस के बारे में थी. आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया हो. एक बार फिर से हम लोग इसका थोड़ा सा रिवाइज भी कर ले और कुछ चीजें हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. देखो, कांग्रेस का जो मुकाबला था वो कांग्रेस के अंदर ही जा रहा था. मतलब यहाँ पर हमारे पास में जो कांग्रेस थी ना, वो 2 तरीके की, एक तो ओल्ड कांग्रेस और एक न्यू कांग्रेस. ठीक है, ओल्ड कांग्रेस वही जो नेहरू जी और शास्त्री जी वाले थे, मतलब इनका जो कैबिनेट था वो साथ में था, और न्यू वालों को क्या लगा कि वो मतलब ओल्ड वाले जो है वो न्यू वाले का साथ देंगे, मतलब ओल्ड वालों को ये लगा. लेकिन न्यू वालों ने अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी बना ली और एक्चुअली ये साथ देते. लेकिन ये लोग की चीजें क्या चाह रहे थे कि आप एक फीमेल है और आप फीमेल के तौर पर ही रह करके काम करिए. अगर उस तरीके से काम होता ना, तो ये जो इलेक्शन 71 का जो इलेक्शन था वहां पे जीत भी नहीं होती, और जो चीजें इकोनॉमिकली हम लोग कवर्ड हुए थे, मतलब जो हमारा जो हम गिर चुके थे, हमने उसको डेवलप किया था वापस से, तो ये चीजें शायद इसीलिए पॉसिबल हो पाई थी. अदरवाइज अगर हम वही पुरानी सोच के साथ में काम करते तो नहीं हो पाती चीजें. तो ये यहाँ पर जो चीजें थी इनके पास में, इनकी स्ट्रैटेजीज थी लेकिन काफी पुरानी थी. इनके पास अपनी न्यू स्ट्रैटेजीज थी जिनको लेकर के इन्होंने काम किया. और कहीं ना कहीं कोई कुछ फैक्ट जो होते हैं वो ओल्ड वाले के बेटर थे, कुछ जो फैक्ट थे वो न्यू वाले के बेटर थे. मतलब ये नहीं कह सकते कि दोनों, क्योंकि भाई ओल्ड वाले भी अपने आप में बहुत ज्यादा मैटर करती है. क्योंकि ओल्ड वाला मतलब वही जब कांग्रेस की स्थापना हुई तब से लेकर के इंडिपेंडेंस के बाद से अभी तक हमारा साथ दिया गया, तो हम इसको डिनाई नहीं कर सकते. लेकिन समय के साथ में हमें बदलना भी था. हमें अब जो चीजें हैं, क्योंकि अभी तक के हम बाहर वालों से डील कर रहे थे, अब हमें अपने अंदर डील करनी थी, तो चीजें जो है स्ट्रैटेजी चेंज होनी तो बनती ही बनती है. तो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट पार्टी एंड पार्टी सिस्टम. कैसे पार्टी सिस्टम थे, कैसे बने, कैसे हमारे यहाँ एक पार्टी ने राज किया, और कैसे धीरे धीरे पार्टी जो है वो अलग अलग इसमें कन्वर्ट होते गई. आई होप गाइज आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी. अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट में लिख करके बता दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी आपके डाउट कंप्लीट करने की. थैंक यू.